नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। दुबई गए झारखंड के 14 श्रमिकों ने लगाई वतन वापसी की गुहार, सोशल मीडिया के जरिए भेजा संदेश। झारखंड से विदेश जाने वाले श्रमिक एक के बाद एक वीडियो जारी कर वतन वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। इस बार दुबई से एक वीडियो जारी कर श्रमिकों ने वतन वापस लाने की गुहार लगाई है। इस बार जिन 14 श्रमिकों ने वतन वापस लाने की गुहार लगाई है वे गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के रहने वाले हैं। दुबई से वतन वापसी की गुहार लगाने वाले श्रमिकों में गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के चिचाकी से रोशन कुमार और अजय कुमार, बगोदर थाना क्षेत्र के तिरला निवासी राजेश महतो, मंडरो थाना क्षेत्र के डुमर डेली से अजय कुमार, बोकारो जिले के पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के कंजीकिरो से डालेश्वर महतो, वहीं हजारीबाग जिले के बिष्णुगढ़ थाना अंतर्गत खेदारी के जागेश्वर महतो और फालेंद्र महतो, सिरही के बैजनाथ महतो, पारजोरिया के दिलीप महतो, गंगाधर महतो और त्रिलोकी महतो, चकचुको बसरिया के दीपक कुमार, गोरहर थाना अंतर्गत गोरहर के रोहित महतो और सेवा महतो शामिल हैं। दुबई में फंसे सभी मजदूर अक्टूबर 2025 में ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के लिए गए थे। इन मजदूरों का कहना है कि उन लोगों को पिछले 3 महीने से ठीक से वेतन नहीं मिला है। श्रमिकों का ये भी कहना है कि इन्हें भोजन सही से नहीं मिल रहा है और तय समय से अधिक काम करवाया जाता है। इधर मामले को लेकर सरिया बगोदल के एसडीएम संतोष गुप्ता ने कहा कि अभी वे दुबई के मामले की जानकारी ले रहे हैं। विस्तृत जानकारी लेने के बाद ही इस विषय पर जानकारी दी जा सकेगी। रांची के बुंडू प्रखंड से पेयजल विभाग का ब्लॉक कोऑर्डिनेटर 25,000 घूस लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में रांची के बुंडू प्रखंड से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जगन्नाथ गोप को 25,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जगन्नाथ गोप ने एक योजना के बिल भुगतान और प्रशासनिक स्वीकृति के बदले रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने रांची स्थित एसीबी कार्यालय को दी थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले की जांच कराई, जिसमें रिश्वत मांगे जाने की बात सही पाई गई। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया और जैसे ही जगन्नाथ गोप ने शिकायतकर्ता से 25,000 की नकद राशि ली, पहले से घात लगाकर बैठी टीम ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम आरोपी को अपने साथ रांची ले आई है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं मंगलवार से, प्रशासन ने की पुख्ता तैयारियां। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू होगी। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं। इन केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस बल एवं उड़न दस्ता टीम की तैनाती की गई है। कदाचार रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू की गई है। वहीं परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ले जाने पर प्रतिबंध है। जैक ने परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम 30 मिनट पहले पहुंचने को कहा है। प्रवेश पत्र के बिना किसी भी छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों से शांत मन से परीक्षा देने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। अभिभावकों से भी अनुरोध किया गया है कि वे परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखने में सहयोग करें। रांची में मामूली कहासुनी में हुई थी मधेश्वर सिंह की हत्या। पिता व 2 बेटों समेत 3 गिरफ्तार। लालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोअर वर्धमान कंपाउंड धोबी घाट में शनिवार की रात मधेश्वर सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। मामूली विवाद में 2 सगे भाइयों ने अपने पिता के साथ मिलकर मधेश्वर सिंह की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त मुन्ना कच्छप और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। 31 जनवरी की रात लोअर वर्धमान कंपाउंड निवासी मधेश्वर सिंह रात में टहलने के लिए निकले थे। इसी दौरान मोहल्ले के ही रहने वाले मुन्ना कच्छप के बेटे अमन कच्छप और अनिकेत कच्छप से किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने बुजुर्ग मधेश्वर सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर पिता मुन्ना कच्छप भी मौके पर पहुंच गए और उसने भी अपने बेटों के साथ मिलकर बुजुर्ग पर हमला बोल दिया। हमले में गंभीर चोट लगने के कारण मधेश्वर सिंह बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। परिजनों और
और स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पीड़ित पुत्र पीयूष कुमार सिंह के बयान पर लालपुर थाने में हत्या और अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर ही 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनमें अमन कच्छप उर्फ अमन, अनिकेत कच्छप और मुन्ना कच्छप शामिल है। ये सभी अभियुक्त लोअर वर्धमान कंपाउंड झीपा कोचा टोला के रहने वाले हैं। सिंह मेंशन पर बमबाजी, विधायक रागिनी सिंह बोली डरने वाले नहीं है, पुलिस कर रही है जांच। नगर निकाय चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी के बीच रविवार देर रात कोयलांचल के चर्चित घराने सिंह मेंशन पर बमबाजी की घटना सामने आई है। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। मामले को लेकर पूर्व विधायक संजीव सिंह और झरिया की विधायक रागिनी सिंह ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार रात के करीब 11:30 से 12 बजे के बीच बाइक सवार अपराधियों के द्वारा बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने 2 बम फेंके, जिसमें से एक बम सिंह मेंशन के अंदर जाकर ब्लास्ट हुआ और दूसरा बम बाहर जा गिरा। सिंह मेंशन के गेट के अंदर बम ब्लास्ट होने की बात कही जा रही है, जहां अमूमन लोग बैठा करते हैं। घटना के दौरान झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, उनकी पत्नी झरिया विधायक रागिनी सिंह अपने कमरे में थे। बम ब्लास्ट हुआ और लोगों में अफरा तफरी मच गई। आवास में मौजूद लोग और गार्ड बाहर दौड़े, तब तक बाइक सवार अपराधी फरार हो चुके थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मेंशन समर्थक भी मौके पर पहुंच गए थे। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने पूर्व विधायक संजीव सिंह से घटना की पूरी जानकारी ली। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और फिर सीसीटीवी की डीवीआर पुलिस अपने साथ ले गई है। पूर्व विधायक संजीव सिंह ने बताया कि देर रात सिंह मेंशन परिसर के अंदर ब्लास्ट की घटना हुई है। उन्होंने दावा किया कि 2 धमाके हुए हैं, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक को दी गई। सूचना मिलते ही सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की गई। संजीव सिंह ने कहा कि घटना की निष्पक्ष और गंभीरता से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। लोहरदगा में चल रहा था बालू का अवैध कारोबार, पुलिस ने जब्त किए 6 हाईवा। लोहरदगा जिले के सेन्हा में एक डंपिंग प्लांट की आड़ में बालू का अवैध कारोबार किया जा रहा था। यहां से बालू हाईवा के जरिए रांची भेजी जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर मौके से बालू लोड 6 हाईवा जब्त कर लिए गए। इस कार्रवाई के बाद अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मच हुआ है। ये कार्रवाई भड़गांव नंदगांव पथ पर स्थित BTIPL प्लांट में की गई। एक संगठित और व्यवस्थित रूप से बालू का अवैध कारोबार चल रहा था। किसी को भी इसकी खबर नहीं थी। सबको मालूम था कि ये डंपिंग यार्ड निर्माण सामग्री तैयार करने के लिए स्थापित है। जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की, तब मामले का खुलासा हुआ। जमशेदपुर में कुएं में मिला बच्चे का शव। शाम को खेलने निकला, फिर नहीं लौटा घर। खेलते वक्त हुआ हादसा। जमशेदपुर के परसुड़ी थाना क्षेत्र के छोटा गोविंदपुर पंचायत भवन बजरंग नगर के पास रविवार रात एक दर्दनाक हादसे में 5 वर्षीय मासूम शिवम कैवर्तों की मौत हो गई। शिवम रविवार शाम करीब 5 बजे अपने दोस्तों के साथ घर से खेलने निकला था। शाम 6 बजे के बाद उसके सभी दोस्त अपने अपने घर लौट आए, लेकिन शिवम घर नहीं पहुंचा। देर शाम तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों की चिंता बढ़ती चली गई। पिता शिवनाथ कैवर्तों ने पहले खुद आसपास खोजबीन की, लेकिन जब कहीं पता नहीं चला तो परसुड़ी थाना पुलिस को सूचना दी गई। खोजबीन के दौरान पंचायत भवन के पास स्थित एक कुएं के पास शिवम की चप्पल देखी गई, जिससे परिजनों और स्थानीय लोगों को अनहोनी की आशंका हुई। बताया जा रहा है कि ये कुआं करीब 30 फीट गहरा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने टाटा स्टील के सुरक्षाकर्मी मजरुल बारी से सहयोग मांगा। रस्सी की मदद से मजरुल बारी कुएं में उतरे और तलाश शुरू की। करीब रात 9:30 बजे कुएं से शिवम का शव बाहर निकाला गया। मासूम का शव निकलते ही मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। घटना के बाद पूरे छोटा गोविंदपुर और बजरंग नगर इलाके में शोक का माहौल है। मासूम की असमय मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोग भी घटना से स्तब्ध है। सूचना मिलते ही परसुड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे हादसा मान रही है। हालांकि सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। परसुड़ी थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि खेलने के क्रम में बच्चा कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। काफी खोजबीन के बाद रात में शव बरामद किया गया है। परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। झारखंड में अभी शुष्क ही रहेगा मौसम। सुबह शाम छाएगा हल्का कोहरा।
दिन में आसमान साफ रहने से चढ़ेगा तापमान। झारखंड में अगले एक सप्ताह तक मौसम का मिजाज लगभग एक जैसा बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह के समय कहीं कहीं हल्के दर्जे का कोहरा देखने को मिल सकता है। खासकर रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह और आसपास के इलाकों में सुबह दृश्यता कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है। हालांकि कोहरा छंटने के बाद दिन में आंशिक बादल रहेंगे। मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान में अगले 3 दिनों तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची और इसके आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिन में हल्की गर्मी का एहसास होगा, जबकि सुबह और देर रात हल्की ठंड बनी रहेगी। मौसम विभाग ने झारखंड के किसी भी हिस्से के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। सभी प्रमंडलों में मौसम सामान्य और सुरक्षित रहने की संभावना है। शुष्क मौसम के कारण किसानों को फसलों की कटाई और अन्य कृषि कार्यों में सहूलियत मिलेगी। वहीं शहरी इलाकों में सुबह के कोहरे को देखते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर फरवरी के पहले सप्ताह में झारखंड का मौसम सामान्य और अनुकूल बना रहेगा। फरवरी की शुरुआत के साथ ही तापमान के मिजाज में साफ बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के 5 दिन के तापमान पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच रहा है। खासकर दक्षिणी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और सिमडेगा में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। वहीं उत्तर पूर्वी झारखंड के देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और जामताड़ा में भी अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। इन इलाकों में दिन के समय गर्मी का एहसास बढ़ेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इससे साफ है कि रात की ठंड अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। जूनियर इंजीनियर परीक्षा पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट ने आउटसोर्सिंग कंपनी को किया नोटिस। साल 2022 में जूनियर इंजीनियर परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी आउटसोर्सिंग कंपनी को जेएसएससी ने ब्लैक लिस्टेड करने का आदेश दिया था। जेएसएससी के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज किया था। आउटसोर्सिंग कंपनी मामले में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल करने को चुनौती वाली जेएसएससी की याचिका की पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में हाईकोर्ट में आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा दाखिल अवमानना याचिका की कार्यवाही पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। साथ ही आरोपी आउटसोर्सिंग कंपनी को नोटिस जारी किया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में जेएसएससी की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा। दरअसल मामले में हाईकोर्ट ने 26 जून 2025 को झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक करने के मामले में आरोपी एजेंसी मेसर्स विंसिस टेक्नोलॉजी को ब्लैकलिस्ट करने के जेएसएससी के आदेश को खारिज कर दिया था। साथ ही जेएसएससी पर 2 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया था। हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं होने पर आउटसोर्सिंग कंपनी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका भी दाखिल की है, जिसमें जेएसएससी को नोटिस जारी हुआ था, जिसमें उसने शो कॉज का जवाब भी दिया है। उल्लेखनीय है कि 26 जून 2025 के अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था, सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी कंपनी को आजीवन ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। कंपनी की ओर से दिए गए बिल का 7% ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश आयोग को हाईकोर्ट ने दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यदि कंपनी की सिक्योरिटी मनी जब्त की गई है तो आयोग उसे वापस करे। लातेहार में कार से 30 पेटी विदेशी शराब बरामद। लातेहार जिले में अवैध नशा कारोबार व तस्करी के खिलाफ पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में चंदवा थाना क्षेत्र के कुजरी नदी ओवरब्रिज के पास एक कार से 30 पेटी विदेशी शराब बरामद की है। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार में अवैध रूप से शराब ले जाया जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कुजरी नदी ओवरब्रिज के पास एक बैंगनी रंग की इनोवा क्रिस्टा कार को रोका गया। जांच करने पर कार से 30 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई। बरामद शराब में रॉयल चैलेंज और 8 PM ब्रांड की शराब है। प्रत्येक पेटी में 180 ml की 24 बोतलें थी। पुलिस ने शराब जब्त कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। चतरा के टंडवा के जंगलों में अफीम की खेती, पुलिस को खुली चुनौती।
चतरा जिले में नशे के सौदागरों ने एक बार फिर पुलिस और वन विभाग की मुस्तैदी को चुनौती दी है। टंडवा प्रखंड के दक्षिणी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हुम्बी और बोरासिमर की घने जंगलों में बड़े पैमाने पर अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो सैकड़ों एकड़ वन भूमि पर लहलहाती ये फसल अब कटाई के लिए पूरी तरह तैयार है। तस्करों ने अफीम की खेती के लिए ऐसे दुर्गम रास्तों और घने जंगलों का चुनाव किया है जहां आम लोगों का आना जाना नामुमकिन है। बोरासिमर के सुदूर जंगली इलाकों में मीलों तक पोस्ते की सफेद और गुलाबी फूलों वाली फसल फैली हुई है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार तस्कर अब पौधों से दूध निकालकर अफीम बनाने की अंतिम प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन टू डाल डाल में पात पात वाली स्थिति हो गई है, जहां पुलिस की निगाह से बचने के लिए तस्कर ने ऐसा उपाय निकाला है कि पुलिस को पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़े। अफीम की ये खेती ऐसे इलाकों में की गई है जहां पुलिस की गाड़ी तो दूर, पुलिस को पैदल जाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसी का तस्कर फायदा उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस मामले में कितनी तत्परता से कार्रवाई करती है या तस्कर यूं ही पुलिस को चुनौती पेश करते रहेंगे। संविदा कर्मियों पर आईडी और पासवर्ड के इस्तेमाल पर पाबंदी। ग्रामीण विकास विभाग ने संविदा कर्मियों द्वारा आईडी और पासवर्ड के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। बिल क्लर्क के आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल अब सिर्फ सरकार के नियमित कर्मचारी ही कर सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने इससे संबंधित कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभाग के विभिन्न कोषांग जैसे मनरेगा, JSLPL, JSWM आदि में ऑनलाइन बिल तैयार करने के लिए बिल क्लर्क के आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल सिर्फ नियमित सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय व केंद्र प्रायोजित योजनाओं के भुगतान के लिए लागू SNA स्पर्श प्रणाली में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की ही मेकर, बनाने वाला और चेकर, बिलों की जांच करने वाला की जिम्मेवारी सिर्फ सरकारी नियमित कर्मचारियों को ही दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अब तक बिल क्लर्क की आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल संविदा कर्मियों द्वारा किया जाता रहा है। इससे योजनाओं के भुगतान के मामले में कई तरह की गड़बड़ी होती थी। इसके बाद इसकी सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की हो जाती थी। संविदा कर्मियों पर गड़बड़ी की जिम्मेवारी तय करने में कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता था। झारखंड मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 की एंट्रेंस एग्जाम की अधिसूचना जारी। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक रांची ने राज्य के मॉडल विद्यालयों में सत्र 2026 के लिए कक्षा 6 छठी में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के सभी जिलों में संचालित मॉडल विद्यालयों में प्रवेश के लिए योग्य छात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 1 अप्रैल 2026 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 10 वर्ष और अधिकतम आयु 12 वर्ष होनी चाहिए। संबंधित जिले के निवासी छात्र छात्राएं ही आवेदन के पात्र होंगे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिसे जैक की आधिकारिक वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से भरा जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 30 जनवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है, जबकि आवेदन अनुमोदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2026 तय की गई है। प्रवेश परीक्षा के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा OMR शीट पर आधारित होगी, जिसमें अंग्रेजी 30 अंक, गणित 30 अंक और सामाजिक विज्ञान 40 अंक शामिल होंगे। कुल परीक्षा 100 अंकों की होगी। परीक्षा की तिथि एवं प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जानकारी अलग से प्रकाशित की जाएगी। परिषद ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि आवेदन करते समय सभी निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें, क्योंकि आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। सरेंगसिया में वीर शहीदों को नमन करने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहा, रांची नहीं, गांवों से चलती है हमारी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरेंगसिया पहुंचे, जहां उन्होंने सरेंगसिया घाटी के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन तथा परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार रांची से नहीं बल्कि गाँव से चलने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चुनाव के समय वादे करती है, लेकिन सरकार बनने के बाद उन्हें भूल जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन को समय समय पर सीधे गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि शहीदों के सपनों को भूलना नहीं है और उन्हीं सपनों का झारखंड बनाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन और कृषि जैसे क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की भी
जानकारी दी। कार्यक्रम में मौजूद पोटका विधायक संजीव सरदार ने कहा कि सरिंगसिया घाटी के शहीदों ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान केवल स्मरण का विषय नहीं बल्कि समाज और सरकार दोनों के लिए जिम्मेदारी का संकल्प है। संजीव सरदार ने युवाओं से अपने इतिहास और संस्कृति को जानने, शिक्षा और संगठन के माध्यम से समाज को मजबूत करने तथा लोकतांत्रिक तरीके से अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान वीर शहीद अमर रहें के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। साइबर अपराधियों के ठिकानों पर सीबीआई छापे में कुवैत का फर्जी ई-वीजा व 60 लाख जब्त। सीबीआई द्वारा इंटरपोल और एफबीआई सहयोग से साइबर अपराधियों के ठिकानों पर की गई छापेमारी में कुवैत का फर्जी ई-वीजा सहित 60 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। कुवैती ई-वीजा का इस्तेमाल लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम पीटर है। सीबीआई ने साइबर अपराधियों के खिलाफ जारी अभियान के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के 35 ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान इंटरपोल और एफबीआई ने कुवैत, आयरलैंड, सिंगापुर और यूके में विभिन्न ठिकानों पर छापा मारा। सीबीआई ने दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं तेलंगाना स्थित साइबर अपराधियों के 35 ठिकानों पर छापा मारा। साथ ही उनके द्वारा चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय साइबर नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। इस साइबर नेटवर्क से जुड़े अपराधियों द्वारा यूएसए, यूके, कुवैत, सिंगापुर और आयरलैंड के लोगों को निशाना बनाया जाता है। छापेमारी के दौरान दिल्ली के ठिकानों पर बैठकर यूएसए के नागरिकों को मोबाइल, लैपटॉप आदि के सहारे निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही ठगी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों को जब्त कर लिया गया। सीबीआई ने इस नेटवर्क से जुड़े साइबर अपराधियों का कंप्यूटर आदि जब्त कर लिया है। छापेमारी के दौरान विदेशी नागरिकों से की गई ठगी की रकम को इधर-उधर करने में इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक खातों से जुड़े लोगों की भी पहचान कर ली गई है। बिजली विभाग के एसडीओ के पक्ष में उतरे ऊर्जा मित्र। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ मोर्चा। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के एसडीओ पर महिला की गरिमा भंग करने के आरोप के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक ओर जहां स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के हस्तक्षेप से प्रशासन हरकत में आया है, वहीं दूसरी ओर मंत्री के बयान को लेकर झारखंड राज्य ऊर्जा मित्र संघ ने कड़ा विरोध जताया है। इस पूरी घटनाक्रम में प्रशासन, बिजली विभाग और ऊर्जा कर्मियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के सहराज गांव का है। आरोप है कि निरसा सब डिवीजन के एसडीओ नीतीश कुमार बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी के लिए गांव पहुंचे थे। इसी दौरान वो एक घर में गेट तोड़कर घुस गए और छापेमारी की। इस घटना से गांव में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों व बिजली विभाग की टीम के बीच झड़प की स्थिति बन गई। ग्रामीण महिलाएं एसडीओ को साथ लेकर गोविंदपुर थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि थाना प्रभारी द्वारा पीड़िता का एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जबकि बिजली विभाग की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस की इस कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने रांची से अपने घर लौट रहे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का काफिला गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग पर पूर्वी टुंडी के शंकरडीह इलाके में रोककर पूरी घटना की जानकारी दी। मंत्री इरफान अंसारी ने अपने बयान में कहा कि कुछ पदाधिकारी विपक्ष के साथ मिलकर सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के कुछ अधिकारी वर्षों से एक ही पद पर जमे हुए हैं और उन पर वसूली व धमकी देने के आरोप लगते रहे हैं। मंत्री ने धनबाद के एसएसपी को दोनों पक्षों की प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। जन समस्याओं से जूझ रही लोहरदग्गा नगर परिषद, शहर का विकास बनेगा प्रमुख चुनावी मुद्दा। नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। 1 जुलाई 1888 में गठित लोहरदग्गा नगरपालिका वर्तमान में नगर परिषद है। 23 वार्ड वाले नगर परिषद में चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में सरगर्मी तेज हो गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जन समस्याओं से जूझ रहे लोहरदग्गा में इस बार भी विकास एक प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा। चुनाव में उतरे प्रत्याशी अपने अपने दावे तो रखे हैं, लेकिन जनता के सवालों से उन्हें दो चार होना पड़ सकता है। लोहरदग्गा नगरपालिका झारखंड के सबसे पुराने नगरपालिकाओं में से एक है। 138 साल पुराने नगरपालिका की शुरुआत महज 4 वार्ड से हुई थी, लेकिन आज ये 23 वार्डों तक फैल चुकी है। लोहरदग्गा वर्तमान में नगर परिषद है। यहाँ पर गुजरते साल के बीच आबादी भी बढ़ी है और जन समस्याएं भी। साथ ही शहर के विकास को लेकर लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ चुकी हैं। लोहरदग्गा शहर में बाईपास सड़क का निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन इसकी गति अभी भी काफी धीमी है।
शहर के लोग सड़क जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। साफ सफाई भी एक प्रमुख समस्या है। इसके अलावा शहर में बस स्टैंड, बेहतर पार्क, पेयजल की समस्या भी प्रमुख मुद्दों में शामिल है। चुनाव में उतरे प्रत्याशी स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचने भी लगे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार चुनाव में स्थानीय मुद्दे ही ज्यादा हावी रहेंगे। चुनाव में इस बार युवा चेहरे ज्यादा नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले भी नगर परिषद का हिस्सा रहे कई प्रतिनिधि फिर एक बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। रिम्स ने हाईकोर्ट को बताया, बायोमेडिकल वेस्ट के उठाव का काम अब नई कंपनी कर रही है। रिम्स में बायोमेडिकल वेस्ट के उठाव का काम नई कंपनी ने शुरू कर दिया है। इस संबंध में रिम्स ने हाईकोर्ट को जानकारी दी है। शपथ पत्र दाखिल कर रिम्स ने कोर्ट को बताया है कि पुरानी कंपनी जो रिम्स से बायोमेडिकल वेस्ट का उठाव कर रही थी, उसका कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो गया। अब रिम्स से बायोमेडिकल वेस्ट मेसर्स मेडिकेयर एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड लोहरदग्गा कर रही है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अधिवक्ता ऋचा संचित ने कोर्ट को बताया कि झारखंड के कई जिलों में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लग चुके हैं। अस्पतालों एवं नर्सिंग होम को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कर दिया गया है। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने प्रार्थी को निर्देश दिया कि वो अगली सुनवाई 16 फरवरी को एक संक्षिप्त नोट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें, जिसमें कोर्ट के पूर्व के आदेश, उसका अनुपालन और उसके सुझाव हों। दरअसल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सोमवार को राज्य में नर्सिंग होम एवं अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता समावेश देव ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई में अदालत ने रिम्स द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर नाराजगी जताई थी। खंडपीठ ने रिम्स डायरेक्टर को निर्देश दिया था कि वो रिम्स में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर टेंडर को पूर्ण करने के लिए उठाए गए कदम को अगली सुनवाई में शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करें। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।